Hello students, you are welcome to Chemistry My Dream, and I am here with the chapter Atoms and Molecules for class 9 students, and the topics are Dalton's atomic theory and atomic mass unit. इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, जैसे ये चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, चैप्टर 3 सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है। हमने जब चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और चैप्टर 2 जब हमने इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये दो चैप्टर जब हमने डिस्कस किया था आपसे, तो उसके पहले एक था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हमने क्लासिफाई किया था, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, फिर प्योर सब्सटेंस में आपका एलिमेंट, कंपाउंड, इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर, लेकिन लास्ट में हमने आपको कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर के लिए 3 टर्म्स दिए थे, और वो क्या था? एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, इनफैक्ट ये जो है बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर के लिए। अब एटम से मॉलिक्यूल भी बनता है और एटम से आयन भी बनता है, तो इसीलिए मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल जो है वहाँ पर एटम होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ हम लोग बोलते हैं कि ए मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। लेकिन एटम्स मॉलिक्यूल जानने के बावजूद, अब देखिए चैप्टर 3 जो है वो केवल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के नाम से ही चैप्टर बना हुआ है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी हम लोगों ने एटम्स मॉलिक्यूल के बारे में पहले कुछ सुना, अब उसके बारे में हम लोगों को डिटेल्स में जो है बात करनी है। और ख़ास करके ये देखिए आज का जो टॉपिक्स है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फिर है एटॉमिक मास यूनिट्स। ठीक है, तो अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है उसको पहले हम लोग जान लें। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एक्चुअली वी हैव सर्टेन पॉइंट्स, सर्टेन पोस्टुलेट्स of Dalton's atomic theory. I am telling all the postulates one by one, एक एक करके मैं आपको बतलाता हूँ कि वो postulates क्या है, और फिर मैं एक एक postulate को explain भी करूँगा। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, देखिए ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है इसका मेन पॉइंट्स जो है हम लोग बात कर रहे हैं। तो मेन पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 1 जो है वो है कि एन एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच इज इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। ठीक है, तो एटम को अल्टीमेट पार्टिकल
देखिए, एटम इज एन अल्टीमेट पार्टिकल, अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एन एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अल्टीमेट पार्टिकल मतलब दैट पार्टिकल, दैट एटम कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर, कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो ये डाल्टन का फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट उन्होंने दिया है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर एलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट। एलाइक का मतलब सेम, आइडेंटिकल। कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर एलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट। ठीक है, तो ये जो है पॉइंट नंबर 2 है। Atoms of an element are alike in all respects, all respects। ठीक है, तीसरा इन्होंने दिया है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट्स, डिफरेंट in all respects। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट जो इनका है, इन्होंने दिया है कि एटम्स combine together to form compound atom, to form compound atom। ये भी इनका पॉइंट दिया हुआ है। और फिफ्थ पॉइंट जो है वो है कि एटम हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये इतने जो है ये मेन पॉइंट्स, और भी पॉइंट्स होंगे लेकिन ये जो है मेन पॉइंट्स है, इसी पॉइंट पर हम लोग काम करें। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, एटम इज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, का मतलब होता है कि एटम हैज नो स्ट्रक्चर। दिस इज द लास्ट एंड अल्टीमेट particle of an element. That means when an element is divided into many segments, you know, the last segment is atom, that is not further divided according to Dalton's atomic theory. Second one is atoms of an element are alike in all respects. अब हमारे पास में जैसे 118 एलिमेंट्स है, तो 118 एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट अगर हम लोग ले लें तो उसके जितने भी एटम्स होंगे दे आर
सेम इन ऑल रेस्पेक्ट्स। एलाइक का मतलब वहां पर क्या होता है, सेम होता है, चाहे उसका मास हो, साइज हो, जो भी हो, वो सब तरह से सेम हो। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। इसका मतलब है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हम ले लें तो उसके जो डिफरेंट एटम्स होंगे वो सब तरह से डिफरेंट होंगे, चाहे उसका मास हो, साइज हो, जो भी हो, बिकॉज इट इज रिटन कि दे आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। हर तरह से वो जो है डिफरेंट होंगे। चौथा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, कि एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम। अब कंपाउंड एटम का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में कैसे आया कि भाई जैसे कंपाउंड का मतलब होता है एडिशन, तो अगर छोटे छोटे एटम को मिला देंगे तो बड़ा एटम जो है बन जाएगा। कहने का मतलब कंपाउंडेड एटम बनेगा, जुड़ा हुआ एटम बनेगा। तो इसीलिए उनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट था कि एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम। ठीक है। एंड फाइनली एटम हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कहने का मतलब एटम जो है अकेले नहीं रह सकता। कहने का मतलब उसका कोई इंडिपेंडेंट जो है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व जिसको बोलते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है एटम का नहीं है। वो अगर है तो किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में हो सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये उनका कहना है। लेकिन जब हम लोग इसी पॉइंट को लेकर के आगे चलते हैं तो फिर बहुत जगह जो है कंट्राडिक्शन जो है क्रिएट होता है। अब जैसे देखिए, एटम इज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। दिस टाइम in modern days, you know, after Dalton's atomic theory, scientists made lot of efforts to divide atom into many segments, and with the discovery of electricity, radioactivity, the atom was divided into so many segments, and out of them they are said to be electron, proton, neutron and many other subatomic particles. कहने का मतलब कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से एटम को अल्टीमेट पार्टिकल माना गया। कहने का मतलब कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेडियो एक्टिविटी, एक्सरेज, एटम वाज डिवाइडेड इनटू सो मेनी सेगमेंट्स, और उसमें जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को मोस्ट फंडामेंटल माना गया। ठीक है। तो अब जो ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट जो है चेंज हो गया। अब अल्टीमेट पार्टिकल नहीं रह गया। ठीक है। एटम का कोई स्ट्रक्चर हो गया। पहले एटम का कोई स्ट्रक्चर नहीं था अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है। अब आप बोल सकते हैं कि एटम इज मेड अप ऑफ सम अदर subatomic particles such as electron, proton, neutron, meson, neutrino, deuteron, etc. सेकेंड पॉइंट देखिए, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर alike in all respect. अब इसका मतलब हुआ कि एक एलिमेंट का जितने भी एटम्स है वो हर तरह से सेम होंगे। लेकिन यहां भी कंट्राडिक्शन है कि व्हेन वी कंसीडर द आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट, देन आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर
बट डिफरेंट मास नंबर। अब अगर हम डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी को ले लें तो उनके आइसोटॉप्स का भी, आइसोटॉप्स तो एक ही एलिमेंट का डिफरेंट आइटम्स होता है ना। जैसे मान लीजिए कि कार्बन है, तो कार्बन का देखिए ये 6, 12, 6, 13 और 6, 14, ये देखिए देर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। तो इसके एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो डाल्टन के हिसाब से तो भाई हर तरह से ये इक्वल होना चाहिए, इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। तो एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो इसका मास नंबर भी सेम होना चाहिए, लेकिन मास नंबर सेम नहीं है, मास नंबर डिफर कर रहा है। देख रहे हैं एक का 12 है, 13 है, 14 है। इसका मतलब है कि व्हेन डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स वाज कैरिड आउट, then this point, second point of Dalton's atomic theory was also not existing। वो भी जो है आपका कहीं ना कहीं उसमें एरर है, that need to be modified। तो ये देखिए एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर alike in all respects। अब ये भी पॉइंट जो है सही नहीं है। कब? जब हम लोग आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट को कंसीडर करेंगे, बिकॉज आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ओके, थर्ड पॉइंट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। अब इनके हिसाब से देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग C6, C14 लेते हैं, N7, 14 लेते हैं, तो ये अलग अलग एलिमेंट है, एक कार्बन है, दूसरा नाइट्रोजन है। तो दोनों में एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है, लेकिन मास नंबर क्या है? बिल्कुल सेम है, या एटॉमिक मास सेम है। तो ये होना नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इसका मास नंबर भी डिफर करना चाहिए, बिकॉज दे आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। लेकिन यहां पर क्या है? इन सम रेस्पेक्ट दिस इज इक्वल, नॉट डिफरेंट। तो किस रेस्पेक्ट में? मास के रेस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स। क्या बोलते हैं इसको? आइसोबार्स। जैसे हमने कार्बन के 3 फॉर्म्स को यहां पर हमने लिया है आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, तो उसी तरह से ये हो गया आइसोबार्स। तो व्हेन डिस्कवरी ऑफ आइसोबार्स वाज कैरिड आउट, देन द थर्ड पॉइंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज आल्सो मेड रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आइसोबार्स का एलिमेंट तो डिफरेंट होता है और उसके एटॉमिक नंबर भी डिफर करते हैं। तो यहाँ तक तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पॉइंट चल रहा है, लेकिन देखिए इसके मास नंबर जो है वो सेम हो जाते हैं, जबकि होना क्या चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो दैट्स व्हाई विद द डिस्कवरी ऑफ आइसोबार, the third point of Dalton's atomic theory, that is atoms of different elements are different in all respects, that is also not true throughout। अब फोर्थ पॉइंट में देखिए atoms combine together to form compound atom। अब यहां देखिए वही चीज है, मैंने पहले ही बतला चुका हूं कि एटम्स अगर आपस में कंबाइन करते हैं तो वो इनफैक्ट मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, लेकिन इन्होंने क्या दिया है? टू फॉर्म कंपाउंड एटम। तो इसको एवोगाड्रो ने मॉडिफाई किया था इस पॉइंट को कि व्हेन 2 और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल।
but according to Dalton's atomic theory they form compound atom. This is not true. और फिफ्थ पॉइंट जो है देखिए, एटम हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो कुछ एटम्स ऐसे हैं जैसे नोबल गैस एलिमेंट्स हैं, तो उनके इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकते हैं, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है ना, जेनन है और रेडन है। दीज आर नोबल गैस एलिमेंट्स। तो नोबल गैस एलिमेंट्स का कंप्लीट एग्जिस्टेंस संभव है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो कहने का मतलब यह है कि ये जितने भी पॉइंट्स डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में मेंशन किए, सब के सब पॉइंट्स जो है कहीं न कहीं इनकम्प्लीट है और उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। दे नीड टू बी मॉडिफाई। इसीलिए बाद में इसको मॉडिफाई करके न्यू यानी मॉडर्न डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डेवलप किया गया। तो उसका हेडलाइन था मॉडर्न डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये है ओल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसको क्लासिकल बोलते हैं, लेकिन अब क्या होगा, मॉडर्न होगा। तो जब मॉडर्न डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी होगा तो आपको हर जगह जो है मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे atom is no more ultimate particle of an element. It is the smallest particle of an element, no doubt, but this is not the ultimate particle. This time atom can be divided into so many segments, and out of them electron, proton and neutrons were supposed to be the most fundamental one, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स के नाम से जाना गया, क्योंकि बाकी जो पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का ही आउटकम हो सकता है। ठीक है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट्स, कहता है विद द डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स दिस पॉइंट हैज बीन मॉडिफाइड, लाइक एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर नॉट अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट्स। जहां पर अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट्स है वहां पर हम लोग दे देंगे नॉट अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट्स। ओके, बिकॉज इन सम रेस्पेक्ट्स दे आर अलाइक एंड इन सम रेस्पेक्ट्स दे आर नॉट अलाइक। जैसे आइसोटॉप्स के लिए उसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन मास नंबर क्या करता है, डिफर करता है। जैसे यहाँ हमने बताया आपको कि कार्बन के 3 आइसोटॉप्स है, तो देखिए ये सब के सब एटॉमिक नंबर है नीचे में वो सेम है, लेकिन मास नंबर जो आप देख रहे हैं टॉप पर लिखा हुआ ये अलग अलग है, 12 है, 13 है, 14 है। ठीक है। सिमिलरली एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। तो वहाँ पर हमको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट्स बिकॉज दे आर सेम इन सम रेस्पेक्ट। और किस रेस्पेक्ट में, तो देखिए यहाँ आइसोबार्स जो हमने लिया है एग्जाम्पल, तो उसका मास नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर तो डिफर करता है। ठीक है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। चौथा, एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम। तो इन प्लेस ऑफ कंपाउंड एटम इट इज रिप्लेस्ड बाय मॉलिक्यूल। सो व्हेन एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल इन प्लेस ऑफ कंपाउंड एटम। एंड लास्ट पॉइंट इज एटम हैज no independent existence, but we can say some atoms have
independent existence, something like noble gas elements or inert gas elements such as helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. Okay, so these are the modified form of Dalton's atomic theory. Okay, तो हम लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में इसका ओल्ड कॉन्सेप्ट और इसका जो है मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का हम लोग देख लिए। ठीक है, इसके बाद जो है वो देखिए एटॉमिक मास यूनिट। अब ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? अब हमारे पास में एटम एंड मॉलिक्यूल तो है ही, तो देखिए एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग AMU बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट को। ठीक है, अब कहता है ये एटॉमिक मास यूनिट की जरूरत क्यों हुई, ये क्या चीज है? तो कहता है कि इनफैक्ट एटम इज वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। कैसे? तो जरा देखिए, इसका जो साइज होता है, साइज ऑफ एन एटम, साइज ऑफ एन एटम इज जनरली इन ऑर्डर ऑफ 10 to the power -8 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये इसका साइज होता है। 10 to the power -8 सेंटीमीटर जो है, कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर का 10 करोड़वां भाग जो है आपका एटम का साइज होता है, इसी ऑर्डर में होता है। तो बताइए, ये तो बहुत ही स्मॉल यूनिट है, इसे क्या मेजर किया जा सकता है? नहीं। और इतना छोटा है कि इसे आप देख भी नहीं सकते हैं। अब जिसको आप देख नहीं सकते हैं इवन विथ हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप, तो फिर उसका मास आप कैसे जो है मेजर कर सकते हैं? तो कहता है कि इसका जो मास का, जैसे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक देख लीजिए, इसका जो है 10 to the power -24 ग्राम के ऑर्डर में होता है। एक एटम जो हाइड्रोजन का है वो 10 to the power -24 ग्राम। कहने का मतलब किसी भी एटम का जो मास होगा ग्राम में, वो देखिए इसी ऑर्डर में होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब इसको कैसे हम मेजर कर सकते हैं? एक एटम का, हाइड्रोजन के एक एटम का मास जो है वो 10 to the power -24 ग्राम के ऑर्डर में है। अब बताइए 1 ग्राम का ये खरबमा भाग है। कहने का मतलब देखिए, ये 10 अरबमा था और इसका और भी ये 3 टाइम्स कह दीजिए, तो पावर में और क्या हो जाए, जब माइनस पावर बढ़ता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, बहुत घट जाता है। तो ये 10 to the power -24 ग्राम है। 1 ग्राम का 10 to the power 24 टाइम्स जो है वो क्या है, छोटा है, उतना पार्ट है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द मास ऑफ द एटम इन ग्राम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम लोग
इस तरह से मेजर नहीं कर सकते हैं इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल की वजह से। तो भाई इसका हम लोग किस तरह का मास निकालेंगे? तो कहता है कि हम रिलेटिव मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है कि वन मास इज बीइंग कंपेयर्ड विद द मास ऑफ अदर एटम। दूसरे एटम के मास से इसको कंपेयर करना होगा। तो इसके लिए देखिए, तो अब इसको जो है हम मिटाते हैं ये। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई वी नीड टू एक्सप्रेस द मास ऑफ एन एटम इन एएमयू, तो अब तो क्लियर हो गया कि चूंकि एटम इतना स्मॉल है साइज में, उसका मास जो है ग्राम में इतना छोटा है कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग उसको किस में एक्सप्रेस करेंगे? एटॉमिक मास यूनिट में, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास। उसका हम एब्सोल्यूट एटॉमिक मास नहीं निकाल करके क्या कर सकते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। और उस रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए हमारे पास में इस तरह से स्केल बना हुआ है। पहले था हाइड्रोजन स्केल, फिर दूसरा आया ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्केल, और तीसरा जो लास्ट में आया, जो अब तक चल रहा है, वो है कार्बन स्केल। ठीक है? तो ये हाइड्रोजन स्केल और ऑक्सीजन स्केल, ये दोनों जो है अधिक दिनों तक वो कंटिन्यू नहीं रह पाया। किसी न किसी वजह से कुछ एरर हो गया इन दो स्केल्स में, तो इसीलिए उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। और अभी तक जो एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है? कार्बन स्केल। तो इस कार्बन स्केल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, कार्बन का 3 पार्ट्स अभी अभी हमने दिखाया, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन क्या होता है? 14 होता है। 3 आइसोटॉप्स। लेकिन कार्बन 12 जो है, इसका एबंडेंस या प्रेजेंस नेचर में कितना है? 98%। और बाकी 2% में जो है कार्बन 13 और कार्बन 14 है। मतलब उसको इन ट्रेसेस बोल सकते हैं। तो कार्बन 12 को जो है स्केल मान लिया गया टू एक्सप्रेस रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है? तो देखिए, कार्बन स्केल के हिसाब से यहां पर 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ C12, या इसको ऐसे भी यहाँ 12 लिख सकते हैं, C12 आइसोटॉप। ठीक है? तो इसको हम लोग जो है थोड़ा सा कलर कर दें और ये लिख लेना बहुत जरूरी है। अब क्या है कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, जो हाइड्रोजन स्केल पर पहले मेजर किया गया था। तो 1 AMU जो होता है वो क्या हो जाएगा? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू 12 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग जो है 1 AMU बोलेंगे। तो जब भी 1 AMU की बात होगी तो आप जो है
क्या बोलेंगे 1/12 द मास ऑफ C12 आइसोटॉप। ठीक है, अब जैसे देखिए इफ atomic mass of an element is equal to 40 AMU or simply U for unified mass and AMU is atomic mass, both are same thing. So if atomic mass of an element is equal to 40 AMU or U, it means one atom of the element is 40 times heavier than 1/12 part of C12 आइसोटॉप। इस चीज को आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 1 AMU से हमको जो है कंपेयर करना है, तो 40 AMU 1 AMU के कंपैरिजन में कितना टाइम्स हो जाएगा? 40 टाइम्स हो जाएगा। तो जो भी एटॉमिक मास एलिमेंट का होगा, इनफैक्ट दिस इज ए रिलेटिव एटॉमिक मास। हम लोग बार बार रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं बोलते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन जब भी हम लोग AMU में कोई एटॉमिक मास लिखेंगे तो वो हमेशा क्या होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। तो यहाँ भी हमने जो सिंपली एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट लिखे हैं, तो इनफैक्ट दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास। देखिए हम यहाँ पर रिलेटिव के लिए REL से डिनोट कर देते हैं। सो इफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू 40 AMU, it means one atom of the element is 40 times heavier than 1/12 part of C12 आइसोटॉप। कहने का मतलब जितना भी एलिमेंट है सबका एटॉमिक मास, या यूं कहिए रिलेटिव एटॉमिक मास, हम लोग किस स्केल पर एक्सप्रेस करेंगे? कार्बन 12 स्केल पर, जिसका 1/12 पार्ट लेकर के 1 AMU कर लेंगे और उस 1 AMU से हम लोग जो है एक्सप्रेस कर देंगे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारे पास में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका अब जो एटॉमिक मास होगा वो किस स्केल पर होगा? कार्बन 12 आइसोटॉप जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, और कितना पार्ट उसका? 1/12 पार्ट ऑफ C12 आइसोटॉप, जो 1 AMU के इक्वल होता है, उससे हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करते हुए उसका एटॉमिक मास एक्सप्रेस कर देंगे। तो आइदर अगर वो एटम, जिस एटम का एटॉमिक मास हमको मालूम करना हो, अगर उसका कुछ टाइम्स दिया हुआ हो, सपोज कीजिए कि 1 एटम ऑफ द एलिमेंट इज 90 टाइम्स हेवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ C12, देन व्हाट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट? तो 90 AMU हो जाएगा। जितना टाइम्स बोलेंगे उतना AMU हो जाएगा, या जितना AMU उसका एटॉमिक मास है उतने ही टाइम्स वो क्या हो जाएंगे?
हेवियर हो जाएंगे 1/12 पार्ट ऑफ C12 आइसोटॉप से। तो इसीलिए यहाँ पर जो है हम लोगों को रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट आसानी से मालूम हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ C12 आइसोटॉप, C12 आइसोटॉप, ठीक है, जिसका 1/12 पार्ट हमको लेना है, दैट इज इक्वल टू 1 AMU। किसके इक्वल होता है? 1 AMU के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है एटॉमिक मास यूनिट हो गया। तो अब देखिए, अब है मॉलिक्यूलर मास। जैसे एटॉमिक मास हुआ, एटम से मॉलिक्यूल बनता है। When 2 or more atoms combine together, they form molecule। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए एटॉमिक मास को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। लेकिन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के लिए भी हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। देखिए रिलेटिव, यहां देखिए, इफ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, देखिए H2O इज 18 AMU। It means one molecule of H2O is 18 times heavier। कितना हो जाएगा? 18 times heavier than 1/12 part of C12 आइसोटॉप। देखिए इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब वहां पर एटम की जगह यहां क्या हो जाएगा? 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, लाखों मॉलिक्यूल के लिए आप जानते हैं कि एलिमेंट्स तो 118 ही है अभी तक। लेकिन अगर हम कंपाउंड्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो वो लाखों में होता है, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो भी हम लोग कार्बन स्केल पर एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर 18 AMU है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास वाटर का, इसका मतलब होता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 18 टाइम्स हेवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ C12 आइसोटॉप। अब वाटर के जैसा और भी कोई ले सकते हैं आप, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका 44 AMU होता है, सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका कैलकुलेट करेंगे तो 98 AMU होगा। तो उसको भी हम लोग कार्बन स्केल पर इसी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये एटम के लिए हो गया, ये मॉलिक्यूल के लिए हो गया। तो चैप्टर तो आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तक ही है, लेकिन एक और भी जानने की ज़रूरत है, वहाँ पर आयन होता है। और आयंस के लिए जो मैंने पहले ही बताया है कि एटम से मॉलिक्यूल भी बनता है और एटम से आयन भी बनता है। कैटाइन बनता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनाइन बनता है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए अगर कोई आयन है तो आयन के लिए भी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इफ रिलेटिव आयनिक मास ऑफ, अब यहां देखिए हम सोडियम आयन ले लें, कैटाइन में ले लें, या चाहे कोई एनाइन में भी ले सकते हैं।
sodium ion is 23U. It means, अब ये कितना हो जाएगा? It means 1 ion of sodium ion is कितना टाइम्स हो जाएगा? 23 टाइम्स. 23U है तो 23 टाइम्स heavier than क्या हो जाएगा? 1/12 पार्ट ऑफ C12 आइसोटॉप. तो इस तरह से हमारा जो है आयनिक मास भी हो जाएगा. आयंस है तो आयनिक मास दे देंगे, चाहे कैटाइन का हो या एनाइन का हो, तो वो भी जितना उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा उसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे विद द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12. तो यहाँ जैसे 23U है सोडियम आयन के लिए, तो 1 आयन ऑफ सोडियम आयन इज 23 टाइम्स हेवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ C12 आइसोटॉप. तो इस तरह से हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी जान गए, डाल्टन्स मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी भी जान लिए, और साथ ही साथ एटॉमिक मास यूनिट का क्या इम्पोर्टेंस है, वो क्या है, इसके बारे में भी जानकारी मिल गई. तो आप जो है इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, और केमिस्ट्री माय ड्रीम के साथ तो आप जुड़े ही हुए हैं, और मैं होप करता हूं कि आप जो है आपके दोस्त सब भी इससे माने जुड़ जाएंगे, और वो भी जो है काफ़ी बेनिफिटेड इससे हो सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी डिटेल में एटॉमिक मास यूनिट का जो इम्पोर्टेंस है वो भी बताऊंगा, और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानकारी दूंगा. ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट.